आज वारएफ की फिल्म वार 2 रिलीज हुई है। मैंने देख ली है और मैं इसी फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छे रिव्यूज़ करता हूं, तो कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, क्योंकि आप घंटी दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। देखिए, फिल्म में कहानी तो है नहीं या मेरी समझ में नहीं आई है, लेकिन 2-4 मोटी मोटी बातें जो मेरी समझ में आई है वो मैं आपको बता देता हूं। लिंगू यानी कि जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन यानी कि टकला, अनिल कपूर, कियारा एडवाणी, ये सभी लोग रॉ के एजेंट हैं। अब आप कहेंगे कि भाई अगर ये सभी रॉ के एजेंट्स हैं तो विलन कौन है? देखिए, विलन तो कोई भी नहीं है। कभी लिंगू विलन बन जाता है, कभी ऋतिक विलन बन जाता है, कभी ऋतिक हीरो बन जाता है, कभी लिंगू हीरो बन जाता है। कियारा एयरफोर्स की कैप्टन है, लेकिन फाइटर जेट कहीं नहीं उड़ाया पूरी फिल्म में। पूरी फिल्म में इसका काम है 2 पीस पहनकर घूमना, ऋतिक को किस करना और गाने गाना। मेरे ख्याल में टकला, लिंगू, अनिल कपूर, इन सभी को ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि इनका रोल क्या है, लेकिन इनको ये जरूर पता था कि भाई फुल एक्शन करना है, फुल एक्शन करना है, इतना एक्शन करना है कि जो लोग फिल्म देख रहे होंगे वो हमारा एक्शन देखकर खूब हंसे, जोर जोर से हंसे। और ये सभी लोग अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहे, क्योंकि इस फिल्म का एक्शन ऐसा है कि जब एक्शन होता है तो जो दर्शक हैं वो ये पूछते हैं कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है? मतलब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं दर्शक। ये इस फिल्म के एक्शन का ही कमाल है कि कार 2-3 किलोमीटर रिवर्स में चलती है। 36,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हुए प्लेन के ऊपर एक्शन होता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन पर कुछ फेंक कर मारा जाता है, वो दोनों तरफ चिपक जाता है और फिर पायलट को बताते हैं कि भाई साहब हम आपके एयरक्राफ्ट को कभी भी उड़ा सकते हैं, तो अब हम इसे हाईजैक कर रहे हैं। और भाई साहब उड़ते हुए प्लेन में घुस जाते हैं, उसे हाईजैक कर लेते हैं। अभी आप ये पूछोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ये मुझसे आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है। अमेरिका के पास एक स्पेशल फाइटर जेट है जिसको B-2 बॉम्बर कहा जाता है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने उन्हीं फाइटर जेट से ईरान पर बमबारी की थी, लेकिन यहां लिंगू और टकला जहाज से कूदते हैं और फिर जो है टकला गोलियां चलाता है और उस B-2 बॉम्बर को उड़ा देता है। भाई साहब अब आप ये कहेंगे कि यार B-2 बॉम्बर्स को तो ईरान नहीं गिरा पाया, तो इस टकले ने ऐसी कौन सी गोली चलाई थी कि इसने B-2 बॉम्बर को उड़ा दिया? अब इसका जवाब मैं तो दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन यह मैं बता सकता हूं कि अगर लिंगू और टकला ईरान को मिल जाए तो भाई साहब ये दोनों ही ईरान की हिफाजत कर सकते हैं। फिर इजराइल, अमेरिका, लंदन, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि ईरान का बाल भी बांका कर दे। समझ रहे हो? अब आप ये भी जरूर पूछेंगे कि भाई ये सब कुछ हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि इंडिया और सभी पड़ोसी देशों ने एक सिंडिकेट बनाया हुआ है। इस सिंडिकेट में है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। तो इन देशों के जो बहुत बहुत पावरफुल लोग हैं, उन्होंने एक सिंडिकेट बनाया हुआ है और ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि किस देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस देश में कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। एक तरह से कहा जाए तो ये सिंडिकेट ही है जो इन सभी देशों को चला रहा है। और इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन नहीं है, किसी के कोई दुश्मन ही नहीं है, सब दोस्त हैं। आदि चोपड़ा की फिल्म में यह हमेशा होता है, क्योंकि इसकी फैमिली पाकिस्तान से आई थी। जो अब तक आदि की स्पाई फिल्में रिलीज हुई हैं उनमें आप देख ही चुके हैं कि कभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की कोई एजेंट रॉ एजेंट की हेल्प करती है, कभी एक रॉ एजेंट पाकिस्तान जाता है वहां के पीएम को बचाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि आदि की फिल्मों में हमेशा ही ISI और रॉ दोनों ही दोस्त हैं। इनकी दोनों की कोई भी दुश्मनी नहीं दिखाई जाती। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की कहानी तो आदि ने खुद ही लिखी है, तो जब आदि ने इस कहानी को लिखा है तो फिर पाकिस्तान से दुश्मनी तो दिखा ही नहीं सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता। आदि भाई, जब आप कभी जवान थे उस वक्त भी आप राइटर नहीं थे, आप बुढ़ापे में आके राइटर बन गए हैं, अब आप कहानी लिख रहे हो। अरे भाई साहब, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए भाई साहब, कुछ तो डरिए। मतलब कुछ भी। अच्छा, जब फिल्म में कहानी ही नहीं है तो स्क्रीन प्ले कहां से आएगा? भाई कहानी पर ही तो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। फिल्म शुरू होती है, दिखाया गया है कि जापान में एक बहुत ही पावरफुल आदमी बैठा हुआ है और वहां पर ऋतिक जाता है उसको मारने के लिए। क्यों, क्या वजह है, कुछ नहीं बताया गया है। इसके बाद ऋतिक वहां बहुत सारे गुंडों से लड़ता है और अगले 30 मिनट तक भाई साहब, 2-4 मिनट नहीं,
30 मिनट तक तलवारबाजी होती है। आप मुझे बताइए, क्या आपकी औकात है कि आप एक ही सीन को 30 मिनट तक देखते रहे, तलवारबाजी होती रहे और आप तालियां बजाते रहे? ये पॉसिबल है क्या? जब फिल्म 50 मिनट की निकल जाती है, उसके बाद लिंगू जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है भाई साहब, और ये भाई एक हेलीकॉप्टर पर लटक कर आता है। अरे भाई, जब हेलीकॉप्टर खाली है तो अंदर बैठने में क्या प्रॉब्लम थी, लटकने की जरूरत क्या थी, वो तो बता। और यहां पर इसके सिक्स पैक्स भी दिखाए जाते हैं, डुप्लीकेट सिक्स पैक्स, वो साफ नजर आते हैं कि डुप्लीकेट हैं। आप सभी जानते हैं कि इस लिंगू की हाइट कितनी छोटी है, एकदम बटला है, काला पीला है, नाक इतना मोटा है, बोलना इसको आता नहीं है, पर्सनैलिटी इसकी है नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो तेलुगु फिल्मों के देखने वाले हैं उन्होंने इसको हीरो कैसे बनाया, इसको हीरो कैसे माना। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस फिल्म में इसको हीरो दिखाया गया है। आदि चोपड़ा की हिम्मत है कि ऐसी पर्सनालिटी के आदमी को आदि ने हीरो रखा। इस लिंगू भाई का बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक वैसा ही है जैसे कि अर्जुन कपूर का। भाई ठीक है, इस तरह की पर्सनालिटी का हीरो तेलुगु फिल्मों में शायद हीरो माना जाता होगा, लेकिन हिंदी बेल्ट में यह पॉसिबल नहीं है। जो हिंदी फिल्में देखने वाले हैं उनको हैंडसम हीरो चाहिए, रणबीर कपूर जैसा, उनको लिंगू जैसा हीरो नहीं चलता। बात को समझो आप। अगर आपको याद हो तो पुष्पा 2 का पहला सीन भी जापान में ही शूट किया गया था। अल्लू अर्जुन जाता है और एक्शन करता है, और क्या जबरदस्त सीन है भाई साहब, एक आइकॉनिक सीन है। मतलब एक ऐसा सीन है, शायद उससे पहले किसी भी फिल्म में इंडिया में ऐसा सीन शूट नहीं किया गया। उस सीन को देखकर तबीयत खुश हो जाती है, उस सीन को देखते ही आपके मुंह से निकलता है कि भाई साहब ये फिल्म तो सुपरहिट है। और एक इस फिल्म वार 2 का पहला ही सीन जापान में शूट किया गया है, जो मेरे ख्याल में बॉलीवुड के इतिहास का सबसे घटिया सीन है। ये इस कदर घटिया सीन है कि बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चलिए जी, दर्शक किसी तरह इस फिल्म को इंटरवल तक बर्दाश्त कर लेते हैं। इंटरवल के बाद लिंगू का और टकले का बचपन का रोल शुरू होता है। इन दोनों के बचपन का रोल बहुत ही बुरी सी शक्ल के बच्चों ने किया है भाई साहब, और अगले 30 मिनट उन्हीं के ऊपर फिल्म चल रही है। वो दोनों जेब कतरे हैं, एक दिन पकड़े जाते हैं, जेल भेज दिए जाते हैं, और रॉ वहां आती है इन दोनों को रॉ में शामिल करने के लिए। आप अंदाजा लगाइए रॉ के कितने बुरे दिन आ गए। मतलब जेल में जाकर बच्चों को रिक्रूट करना पड़ रहा है। अरे भाई साहब, आदि साहब, कुछ तो सोच लेते, कुछ तो मर्यादा रख लेते भाई साहब। मतलब कुछ भी पेल रहे हो यार, हद है भाई। आज की तारीख में जमाना कितना फास्ट है, सब्र बिल्कुल नहीं रहा। ऐसे वक्त में आधे घंटे तक कोई भी बचपन की कहानी पर फिल्म कैसे देखेगा, ये बताओ मुझे आप। अब 30 मिनट के बाद इनको फिर से बड़ा दिखाया जाता है, पता चल जाता है कि भाई ये एक दूसरे को कब से जानते हैं। अब आगे की पूरी फिल्म यही है कि भाई लिंगू के गैंग ने पीएम को मारना है, अनिल कपूर, ऋतिक और कियारा ने उसको बचाना है। जहां देखो यहां वहां खूब एक्शन होता रहता है, बिना सर पैर का एक्शन होता रहता है। और एंड में क्या होता है भाई साहब, एंड में यह होता है कि कोई नहीं मरता। फिर ये दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब ये दोनों सुपारी किलर बन जाते हैं। साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, ऊपर वाले ने कौन से गोले पे भेज दिया। ऐसी सी फिल्में देखनी पड़ रही है यार, हद्दी हो गई भाई साहब। अब आप मुझे ये बताइए कि कहानी कुछ समझ में आपकी आई? नहीं आई ना? मेरी भी नहीं आई, लेकिन अनिल कपूर और ऋतिक की समझ में यह कहानी आई थी। ये दोनों ऐसा कहते हैं कि हमें कहानी का बहुत पता है भाई साहब, हम तो कहानी के बीच को निकल जाते हैं। तो मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपने क्या कहानी सुनी थी, क्या कहानी पढ़ी थी? अगर आपको कहानी के बारे में पता है तो फिर यह फिल्म करने के लिए हामी आपने कैसे भरी थी? फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत घटिया हैं। अनिल ने अच्छे बोले हैं, कियारा ने अच्छे बोले हैं, लेकिन लिंगू की डायलॉग डिलीवरी बहुत ही खराब है। पता नहीं कैसे डायलॉग्स बोलता है। और ऋतिक टकले का तो आपको पता ही है कि भाई साहब किस तरह से डायलॉग्स बोलता है। आधे डायलॉग्स तो खुद ही खा जाता है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो मैं इस डायरेक्शन को खराब नहीं कहूंगा, बल्कि ये एक ऐसा डायरेक्शन है जो जबरदस्ती से कराया गया है। मेरे ख्याल में ये फिल्म अयान मुखर्जी की थी ही नहीं। अयान मुखर्जी की जो कामयाब फिल्म थी ये जवानी है दीवानी, वो एक रोमांटिक फिल्म थी। उसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र बनाई और भाई साहब धर्मा को बैंकरप्ट कर दिया। तो जिस आदमी ने ब्रह्मास्त्र बनाई थी, आदि चोपड़ा, उसको वार 2 का डायरेक्शन कैसे दे सकता है? लेकिन भाई साहब एक बहुत ही मशहूर कहावत है
कि सारी खुदाई एक तरफ, बहू का भाई एक तरफ। ये जो अयान मुखर्जी है ये रानी मुखर्जी का भाई है, तो जाहिर सी बात है साले को तो काम देना ही था आदि ने। जब बीवी ने आदि से कहा होगा कि मेरे भाई को फिल्म देनी है, तो आदि कैसे मना करेगा बीवी को कि मैं नहीं दूंगा। तो हकीकत यह है कि बेचारे अयान को बिल्कुल नहीं पता था कि ये कहानी क्या है, वो क्या फिल्म बना रहा है, उसके एक्टरों को किस तरह से एक्टिंग करनी चाहिए, उसको इस फिल्म को किस तरह से शूट करना चाहिए। मेरे ख्याल में बस उसको इतना पता था कि भाई बड़े बड़े एक्शन सीन शूट करने हैं और बस पब्लिक इन्हीं सीन को देखने के लिए थिएटर में आएगी और फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। और क्योंकि उसकी फिल्म में ऋतिक रोशन है और तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार लिंगू है, तो फिल्म तो हिट होनी ही होनी है। अयान ने 90% फिल्म को रात में शूट किया है। अयान की फिल्म का वीएफएक्स भी बहुत ज्यादा खराब है, हद से ज्यादा खराब है, लेकिन अयान ने इस फिल्म की शूटिंग दुनिया भर में की, जर्मनी, स्पेन, इटली, रशिया वगैरह वगैरह। और मुझे लगता है आदि चोपड़ा ने अयान से कह दिया था कि भाई साहब दबा के पैसा खर्चा कर, दबा के एक्शन पे जितना पैसा उड़ाना है उतना उड़ा, क्योंकि जितना ज्यादा बजट हो जाएगा तेरी फिल्म का, तेरी फिल्म उतनी ही बड़ी मानी जाएगी और तेरी फिल्म उतनी ही बड़ी हिट होगी। तो अयान भाई ने उड़ा दिए है, बोला ये ले भाई मुझे भी कसम है कि वायरएफ को बैंकरप्ट करके ही जाऊंगा, जैसे धर्मा को किया था। जब लिंगू की फिल्म में एंट्री होती है तो सिक्स पैक्स दिखाए जाते हैं, फिर बाद में इसको गोली लग जाती है, ये हॉस्पिटल में पड़ा है तो वहां सिक्स पैक्स नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डायरेक्टर है वो फिल्म बनाने में कितना इन्वॉल्व था, उसका दिलो दिमाग फिल्म में कितना था। मतलब क्या ही बोलूं यार। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक फिल्म को ऐसे शूट किया गया है जैसे हर आदमी कुछ सोच कर रहा है। समझिए कि ऋतिक ने लिंगू को एक मुक्का मारा, तो उसके बाद जैसे ऋतिक सोच रहा है कि वो मारेगा या लिंगू मारेगा। मतलब पूरी फिल्म को शूट इस तरह से किया गया है जैसे कि सब लोग सोचकर एक्टिंग कर रहे थे, और ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। चलो मान लेता हूं कि डायरेक्टर ने गलती की थी, लेकिन आदि ने रशीज तो देखे होंगे, क्या आदि को पता नहीं चला कि भाई ये किस तरह का शूट किया गया है? कहने का मतलब यह है कि अयान का डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा खराब है और इसी फिल्म के साथ अयान का करियर खत्म हो गया है, क्योंकि अयान ने ब्रह्मास्त्र में 700 CR उड़ाए थे और वार 2 में 450 करोड़ रुपए उड़ाए हैं। तो अगर इतने बड़े बजट की फिल्में भी अयान नहीं बना सका है तो जाहिर सी बात है आगे अयान को काम नहीं मिलने वाला। अगर एक्टिंग की बात करूं तो लिंगू को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती। मुझे नहीं पता कि ये लड़का तेलुगु फिल्मों में क्या एक्टिंग करता है। भाई साहब जब इसकी एंट्री होती है तो पहले ही सीन में इसका एक्सप्रेशन ये है और फिल्म खत्म होने तक आखिरी सीन तक इसका एक्सप्रेशन यही है। भाई साहब किसी भी सीन में इसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदला ही नहीं। तो इस फिल्म में लिंगू की एक्टिंग देखकर मैं ये कह सकता हूं कि लिंगू को एक्टिंग का ए भी नहीं आता, लिंगू जबरदस्ती का एक्टर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब लिंगू ऋतिक या अनिल कपूर के सामने खड़ा होता है तो एकदम चिंदी चोर दिखता है। भाई साहब एकदम छपरी दिखता है, उसकी कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं हीरो जैसी। अनिल का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अनिल ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, बढ़िया एक्टिंग की है। आप सभी जानते हैं कि ऋतिक बहुत अच्छा एक्टर है, ऋतिक की पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया है और आलिम भाई ने इस फिल्म में ऋतिक को बहुत अच्छे अच्छे पैचेस पहनाए हैं, तो जुल्फे तो भाई की ऐसे हवा में उड़ती है भले ही नकली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि ऋतिक बहुत अच्छा दिखा है फिल्म में, और ऋतिक ने एक्टिंग तो बढ़िया की है, वो तो हमेशा ही करता है। वार 2 में कियारा का बिकनी पहनना और सैयारा में पादा का बिकनी पहनना सेम है। दोनों की बिकनी के बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि दोनों बच्ची दिखती है। बिकनी पहन के वो ऐसी नहीं कि बहुत ही हॉट या सेक्सी दिखती है दीपिका या कैटरीना की तरह। और भाई जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर 2 पीस ना भी पहनती तो 1% भी फिल्म को फर्क नहीं पड़ता था। बाकी कियारा के पास कुछ ज्यादा तो करने के लिए था नहीं, जो उसका छोटा सा रोल था वो उसने अच्छे से निभाया है। फिल्म में ऋतिक की एक बेटी बनी है दिशिता, उसका छोटा सा रोल है, लेकिन इस बच्ची ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, जबरदस्त एक्टिंग की है। फिल्म के कुछ लोकेशंस बहुत अच्छे हैं जो वीएफएक्स से बनाए गए हैं। कुल मिलाकर इस फिल्म को बॉलीवुड के इतिहास की सबसे घटिया फिल्म कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म का बजट 450 करोड़ रुपए है। इतने ज्यादा बजट के साथ इतनी घटिया फिल्म आज तक बॉलीवुड में पहले कभी नहीं बनी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का भी यह बजट नहीं था। इसको बॉलीवुड के इतिहास की सबसे घटिया स्पाई फिल्म भी कहा जा सकता है। बहुत सारी स्पाई फिल्में की है उछल कूद करने वाले बंदर विद्युत ने,
अदरक अब्राहम ने, उनमें से भी कोई फिल्म इतनी खराब फिल्म नहीं थी जितनी खराब वार 2 है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म को बनाया गया है बॉलीवुड का नाम बदनाम करने के लिए, यह बताने के लिए कि देखो अगर इनको 450 करोड़ रुपए भी दिए जाए फिल्म बनाने के लिए तब भी ये एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। ये फिल्म 2.5 घंटे का टॉर्चर है, पूरी तरह पैसे की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है, एनर्जी की बर्बादी है। पैसे देकर देखने की तो दूर की बात है, इस फिल्म को किसी को फ्री में भी नहीं देखना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहिए जहां इस फिल्म को दिखाया गया है। इस फिल्म को अवॉइड कीजिए, अपना टाइम बचाइए, अपने पैसे बचाइए। मैं इस फिल्म को दूंगा -1 स्टार। अगर इस फिल्म का बजट होता 50-60 करोड़ रुपए तो मैं इस फिल्म को 1 स्टार देता, लेकिन अगर एक ऐसी वाहियात फिल्म 450 करोड़ रुपए में बनाई गई है तो मैं इस फिल्म को -1 स्टार ही दूंगा और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 0। मेरे ख्याल में इस फिल्म को किसी को भी नहीं देखना चाहिए। इस फिल्म का 1 करोड़ रुपए का बिजनेस भी नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी बिजनेस होगा वो सिर्फ हाइप की वजह से होगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।